हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ज़बरदस्त, जानदार और शानदार होंगे और जल्द ही आने वाले परीक्षा में आप लोग लगे होंगे ताकि आपका बेहतर रिजल्ट हो सके। आज आप सभी के लिए क्लास 12th का हिस्ट्री लेकर आया हूं, जिसमें कुल 40 प्रश्न है और सभी प्रश्न PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सभी सवाल बेहद इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें, सभी सवालों को पढ़ें और सभी सवाल को बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताया जाएगा ताकि चीज़ें समझ में आ सके और आपका स्कोर फाइनल एग्ज़ाम 2026 में बेहतर हो सके। तो चलते हैं बगैर देर किए हुए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया? महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, तैमूर, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद होना चाहिए, मोहम्मद हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। ये समझिए कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया। अलबरूनी भारत महमूद गजनी के साथ है। किसके साथ आया? महमूद गजनी के साथ आया। कब आया था? 1017 ईस्वी में भारत आया था। पूरी बातों को विस्तार से समझेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए और आपका स्कोर बेहतर हो, यानी ऑब्जेक्टिव 50 से 50 सही होना चाहिए ताकि बेहतर रिजल्ट आ सके। तो महमूद गजनी जो है, उन्होंने अलबरूनी को 1017 ईस्वी में उज्बेकिस्तान, कहाँ से? उज्बेकिस्तान ख्वारिज्म नामक स्थान से लाया था। कहाँ से लाया था? ख्वारिज्म नामक स्थान से। ख्वारिज्म नामक स्थान से भारत लाया। ख्वारिज्म नामक स्थान से भारत लाया अलबरूनी को। किसने? महमूद गजनी ने। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। पूरी बातों को विस्तार से समझेंगे। 40 से 40 सवाल बिल्कुल विस्तारित रूप से, इसलिए आप पूरा वीडियो को देखें ताकि आपको एक के बदले 2-3 सवाल बेहतर समझ में आ सके। चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? 1945, 1946, 1947, 1949। तो संविधान पूरा तैयार कब हुआ आपका? 1949 में तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर रेडी हो गया था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर रेडी हो गया। उस दिन भारत में कितना संविधान लागू हुए? 16 संविधान के अनुच्छेद लागू किए गए और इस संविधान को लिखने में पूरा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। कितना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी आपको कितना तारीख को? 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष क्या किया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था संविधान सभा की पहली बैठक में। आगे बढ़ते हैं। ये भी याद रखिए, संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हुई थी, दूसरी बैठक
11 दिसंबर को हुई थी। कितना तारीख को? 11 दिसंबर को हुई थी। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? उद्देश्य प्रस्ताव अध्यक्ष थे। ये 13 दिसंबर में। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता जो है आपका जनवरी 1931, फरवरी 1931, मार्च 1931, अप्रैल 1931। ये आपका गांधी इरविन जो समझौता है ये आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। कब? 5 मार्च 1931 को यह समझौता महात्मा गांधी, क्या नाम है? महात्मा गांधी और अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड इरविन के बीच में। क्या नाम है? लॉर्ड इरविन नाम उनका है। लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के बीच में यह समझौता हुआ। और कहाँ हुआ ये समझौता? ये समझौता आपका कहाँ हुआ था? ये समझौता आपका दिल्ली में। कहाँ हुआ ये समझौता? ये समझौता दिल्ली में हुआ। क्या हुआ? दिल्ली में यह समझौता हुआ था। ठीक है, इसलिए हम इस समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? दिल्ली पैक्ट के नाम से। दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन के सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, गांधी जी, इनमें से कोई नहीं। इसका साफ साफ आंसर है कि जो ये साइमन कमीशन जो है ये भारत में आया था तो इसके 7 सदस्य। कितने सदस्य थे? इसके 7 सदस्य थे साइमन कमीशन के। और इस 7 सदस्य का जो अध्यक्ष था उसका नाम है सर जॉन साइमन। क्या नाम है? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष। क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और ये सातों के साथ हमारे देश के नहीं थे। तो मोतीलाल नेहरू भी हमारे देश के हैं, चित्तरंजन दास भी मेरे देश के हैं, गांधी जी भी मेरे देश के हैं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारे साइमन कमीशन हमारे देश के नहीं थे। सातों के सातों अंग्रेज अधिकारी थे, जिसके कारण साइमन गो बैक का नारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ कर दिया? अगस्त 1920, जून 1920, सितंबर 1920 और फरवरी 1920। याद रखिएगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? तो एकदम आसान सवाल है ये, 1 अगस्त 1920 को। कब? 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने क्या किए थे? 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इसका यह मतलब था कि ब्रिटिश सरकार को किसी भी हाल में सहयोग नहीं करना है। यानी कि ब्रिटिश सरकार जो है उसको किसी भी हाल में ब्रिटिश सरकार को सहयोग न करना। सरकार को सहयोग न करना। सहयोग न करना। ठीक है, ये लिखने में मिस्टेक हो गया है, आप इसे समझ लीजिए कि ब्रिटिश सरकार को क्या करना है? सहयोग नहीं करना है। ठीक है, सहयोग न करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न की तरफ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ?
1906, 1911, 1916, 1917। इसका आंसर होगा कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में। कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में जो बैठक हुई थी वह 1916 में हुई थी। और यह कब हुई थी? ये दिसंबर में हुई थी। कब हुई थी? दिसंबर 1916 में यह बैठक हुई। इस बैठक में एक तरफ से भारत की तरफ से कांग्रेस के नेता थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय नेता। भारतीय नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ये क्या थे? कांग्रेस के नेता थे। ठीक है, आगे। और मुस्लिम के नेता कौन थे? मुस्लिम के नेता थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना। क्या थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना थे। और हम लोग इस लखनऊ पैक्ट को हम लोग लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ, आगे सवाल की तरफ। देखिए, ये भी आप लोग याद रखिए, इसमें साथ में कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ये 1906 में हुआ था। ये 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। क्या हुआ था? मुस्लिम लीग। तो 30 दिसंबर 1906 में, कितने तारीख को? 30 दिसंबर 30 दिसंबर 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। 1911 में हमारी राजधानी चेंज हो गई थी, यानी कि कलकत्ता से दिल्ली। और 1917 में गांधी जी का पहला चंपारण आंदोलन भारत में हुआ था नील की खेती के लिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो बहुत आसान सवाल है। दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। पहले बॉम्बे था, अब इसका नाम चेंज होकर मुंबई हो गया है। क्या हो गया है? मुंबई। तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका कहाँ है? मुंबई में है। दिल्ली में है इंडिया गेट। दिल्ली में है इंडिया गेट। इंडिया गेट दिल्ली में है। ठीक है, जिसकी स्थापना, इंडिया गेट की स्थापना आपका होगा, ये 1921 ईस्वी में बना। और क्या किया गया? ये बनने के बाद इसे स्टार्ट किया गया लॉर्ड इरविन के द्वारा 12 फरवरी 1931 में। कब? 12 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन ने, किसने? लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन ने इसे 12 फरवरी और 1931 को 12 फरवरी 1931 को स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, शुरुआत किया। कलकत्ता में क्या है? कलकत्ता में आपको मिल जाएगा विक्टोरिया मेमोरियल। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारक जो है आपका व्यापगत का सिद्धांत, सती प्रथा का उन्मूलन, ईसाई धर्म का प्रचार और चर्बी वाला कारतूस। मेन कारण आपका कौन होगा? चर्बी वाला कारतूस होगा। अंग्रेजों ने क्या किया था? पुरानी बंदूकों के बदले एक नई बंदूक दिया था। जो पुरानी बंदूक थी उसको हटा लिया, एक नई बंदूक दिया, जिस बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। क्या नाम था बंदूक का? बोलिए। उस बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल ये नई बंदूक था। और पुरानी जो बंदूक थी उस बंदूक को क्या किया? उसने ले लिया। ठीक है ना? जो पुरानी बंदूक थी उसका नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? ब्राउन बेस। ब्राउन
बेस उसका नाम था। तो इस ब्राउन बेस के बदले में अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक नई बंदूक बनाई और उस बंदूक में अफवाह यह हो गई कि इस बंदूक का जो कारतूस है, उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगा हुआ है, जिसे दांत से खींचकर फिर बंदूक में भरना पड़ता था, तब चलाना पड़ता था, जिससे लोगों का धर्म भ्रष्ट हो गया। ये सबसे बड़ा 1857 के विद्रोह का कारण बना। तो चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ, और याद रखिएगा 1857 जो है युद्ध, इसे हम लोग स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध भी कहते हैं। और इस युद्ध का प्रतीक चिन्ह है चपाती और कमल का फूल। क्या याद है दोस्तों? इसका नाम है चपाती और कमल का फूल। चपाती और कमल का फूल। कमल का फूल, कमल का फूल है, ठीक है। इसका प्रतीक चिन्ह है 1857 की विद्रोह का। आगे बढ़ते हैं, जिसमें मंगल पांडे ने इस विद्रोह को जन्म दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चीज़ें विस्तार से बताई जाएगी, हाँ कुछ देर हो सकता है, लेकिन आप वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो देखें, और जब वीडियो अच्छा लगे आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि आप भी सीखें और आपके दोस्त भी सीख सकें, बेहतर से बेहतर नंबर आ सके। आपका और भी वीडियो हिस्ट्री का डाला हुआ है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट का लिंक रहेगा। अगला सवाल, सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? सूर्यास्त कानून लागू किस पर था? रैयत पर, जमींदार पर, शाहूकार पर, या कोई नहीं? तो सूर्यास्त कानून आपका लागू था, किस पर लागू था सूर्यास्त कानून? ये जमींदार पर सूर्यास्त कानून लागू था। किस पर था? जमींदार पर था, ठीक है ना। इसमें क्या होता था? इसमें होता यह था कि जमींदारों को शाम में सूरज डूबने से पहले, नहीं, सूर्यास्त होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले क्या करना पड़ता था? लगान जाकर देना पड़ता था, जमा करना पड़ता था। और यह नियम स्थायी बंदोबस्त जब लागू हुई थी, स्थायी बंदोबस्त कब हुई थी आप जानते चलिए? स्थायी बंदोबस्त हुई थी 1793 में हुई थी, और यह नियम लगा था 1794 में। और इस नियम को लगाने वाला या स्थायी बंदोबस्त को देने वाला कौन था? तो इस अस्थायी बंदोबस्त को देने वाला, लगाने वाला था कॉर्नवालिस। क्या नाम उसका? कॉर्नवालिस नाम है। क्या नाम है? कॉर्नवालिस नाम है। तो कॉर्नवालिस ने यह नियम को दिया था, जमींदारी व्यवस्था था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया? 10 मई 1857, 11 मई 1857, 20 मई 1857, 21 मई 1857। याद रखिएगा बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक रहा। एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक रहा। क्या रहा? बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक रहा। और इन्होंने 11 मई 1857 में क्या किया? दिल्ली से, कहाँ से? दिल्ली से, दिल्ली से 1857 का विद्रोह किया, परंतु इनको पकड़ लिया गया और इन्हें कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। उस समय बहादुर शाह जफर की उम्र कितनी थी? 82 वर्ष। कितनी थी? 82 वर्ष थी जब वो 11 मई 1857 का नेतृत्व किए थे। आगे बढ़ते हैं, दामिन एकोह का सीमांकन कब हुआ? यानी दामिन एकोह का समझिए कि स्थापना कब हुई? तो इसका ऑप्शन 1813, 1832, 1853, 1855, 56।
तो इसका आंसर होगा दामिनी को 1832 में अंग्रेजों द्वारा सीमांकन किया गया। और दामिनी को का मतलब होता है भूभाग। क्या मतलब होता है? भूभाग। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो 1526 के पानीपत का जो युद्ध हुआ, जो लड़ाई हुआ, उस लड़ाई में बाबर ने किसको हरा दिया था? नादिर शाह, इब्राहिम लोदी, हेमो, राणा संगा। 1526 में जो लड़ाई हुई तो उसमें बाबर ने क्या किया? इब्राहिम लोदी को हरा दिया, जो यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का क्या था? लोदी वंश का अंतिम शासक। क्या था? अंतिम शासक। और एक और बात जाने, ये लोदी वंश का ही अंतिम शासक नहीं था, ये दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। इसका दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। कहाँ का? दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा था इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? सार्वभौमिक शांति, विरासत, संधि और मित्रता। तो याद रखिएगा, सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ है सार्वभौमिक शांति। क्या है? सार्वभौमिक शांति। और ये सुलह कुल कब? अकबर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? अकबर से, मुगल साम्राज्य से। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में हुई? उर्दू, तुर्की, फारसी, पंजाबी। याद रखिएगा बच्चों, तुजुक ए बाबरी की जो रचना हुई है वो तुर्की भाषा में हुई है। और तुजुक ए बाबरी को हम लोग बाबरनामा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसको किस भाषा में? तुर्की भाषा में बाबर ने खुद से लिखा था। किसने लिखा? बाबर ने लिखा। इसके लेखक कौन होंगे? इसके लेखक बाबर होंगे। आगे बढ़ते हैं। बादशाह नामा किसने लिखा? निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल हमीद लाहौरी, फैजी बदायूनी। याद रखिएगा, ये बादशाह नामा जो है ये शाहजहां का दरबारी इतिहासकार। कौन? शाहजहां का दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। किसने लिखा? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। कौन था ये? शाहजहां का दरबारी इतिहासकार था। कौन था? दरबारी इतिहासकार था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अबुल फैजी। फैजी कौन था? दरबार के 9 रत्नों में उनका नाम सम्मिलित है। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन। ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो अकबरनामा आपका 3 जिल्दों में, कितने भागों में है? 3 भागों में है अकबरनामा आपका। ठीक है ना। ये 3 भागों में अकबरनामा है। इसे हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। और इसको अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा को किसने लिखा है? अबुल फजल ने। पूरी बातों को समझिए और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए, ताकि आपको सब बात समझ में आए और एग्जाम में कोई क्वेश्चन न छूट पाए। अबुल फजल ने इसको क्या किया था? लिखा था। और साथ ही साथ ये समझिए कि अकबरनामा जो है
इसको 3 जिल्दों में बांटा गया है। तो पहला जिल्द जो है, पहला जिल्द, उसमें फर्स्ट वाला जिल्द है, उसमें अकबर के पूर्वज के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में? अकबर के पूर्वज के बारे में, अकबर के पूर्वज के बारे में लिखा गया है। दूसरा जिल्द जो है, उसमें अकबर का शासनकाल, क्या लिखा गया है? अकबर का शासनकाल, अकबर का शासनकाल, अकबर का शासनकाल लिखा गया है। ठीक है। और तीसरा जिल्द जो है, उसमें ऐन ए अकबरी, आइन ए अकबरी, क्या है? आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी का वर्णन है। आइन ए अकबरी यानी कि साम्राज्य की सेना, है ना, राजस्व, इस सब के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। आलमगीरनामा किसने लिखा? तो औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। तो आलमगीरनामा, जो नाम में ही आंसर है, तो आलमगीरनामा किसने लिखा था? औरंगजेब ने लिखा था। औरंगजेब को आलमगीर कहते हैं, या इसको मिर्जा, क्या कहेंगे? मिर्जा, मिर्जा, वो इसको कहेंगे मिर्जा मोहम्मद काजिम, मोहम्मद काजिम, मिर्जा मोहम्मद काजिम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिर्जा मोहम्मद काजिम कहते हैं। इन्होंने ही लिखा था आलमगीरनामा, यानी औरंगजेब का ही नाम है। आगे, अमुक्त माल्यद किसने लिखा? राम राय, देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, बसवण्णा। तो अमुक्त माल्यद, इसको लिखने वाले लेखक हैं कृष्णदेवराय, या इसे हम लोग जम्बती कल्याणम, जम्बती कल्याणम, जम्बती कल्याणम, जम्बती कल्याणम भी किसका है? कृष्णदेव राय द्वारा लिखा गया है जम्बती कल्याणम भी। आगे बढ़ते अगला प्रश्न की तरफ। विजयनगर के संरक्षण देवता कौन थे? गणेश, कार्तिकेय, विरूपाक्ष और विष्णु। तो विजयनगर के जो आपके संरक्षण देवता थे, वो आपके विरूपाक्ष। कौन थे? विरूपाक्ष थे संरक्षण देवता, जो भगवान शिव का क्या है? एक रूप है। जो किसका रूप है? भगवान शिव का रूप है। भगवान शिव का रूप है। भगवान शिव का रूप है। ठीक है। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता है? नरपति, राय, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, विजयनगर के राजाओं को क्या कहते हैं? वहाँ के राजा अपने आप को क्या मानते थे? राय मानते थे। और विजयनगर का सबसे महान राजा कौन है? कृष्णदेव राय। क्या नाम है उनका? कृष्णदेव राय सबसे महान राजा है। विजयनगर पर कितने वंशों ने शासन किया? 4 वंशों ने शासन किया है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अब्दुल रज़ाक किस देश का राजदूत था? फारस, मोरक्को, मिस्र और पुर्तगाल। याद रखिएगा, अब्दुल रज़ाक जो है वो किस देश का यात्री था? तो वो आपका राजदूत था। अब्दुल रज़ाक आपका था अब्दुल रज़ाक जो आपका है वो आपके फारस का है। कहाँ के हैं? फारस के हैं। अब्दुल रज़ाक कहाँ के हैं? फारस के हैं। और अब्दुल रज़ाक के बारे में जानिए कि ये जो है अब्दुल रज़ाक, वो कहाँ से आए थे? ये जो आए थे, ये तैमूर शासक, क्या नाम है? तैमूर शासक नाम है इनका। तैमूर शासक शाहरुख के राजदूत थे। किसके राजदूत थे? शाहरुख के। किसके? अब ये आप लोग फिल्म का शाहरुख नहीं समझिएगा, ये राजा है। शाहरुख के क्या थे? शाहरुख के
शाहरुख के राजदूत, शाहरुख के राजदूत। ठीक है, अब्दुल रज़ाक फारस से आया था। और अभी के वर्तमान समय में फारस को क्या कहते हैं ये भी जानते चलिए। वर्तमान में अभी फारस को हम लोग ईरान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईरान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईरान कहते हैं अभी वर्तमान समय में फारस। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। बहमनी राज की स्थापना कब हुई? तो बहमनी राज की स्थापना 1206, 1336, 1347, 1435। बहमनी राज की स्थापना जो हुई थी वो आपका 1347 ईस्वी में हुई थी। कितने तारीख को हुई थी? तो 3 अगस्त को हुई थी। 3 अगस्त को हुई थी। किसने किया था? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। किसने? अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। आगे बढ़ते हैं। 1336 यहाँ सामने में देख लीजिए। 1336 में विजयनगर की स्थापना। किसकी स्थापना? विजयनगर की स्थापना। विजयनगर 1206 में किसकी? गुलाम वंश की स्थापना। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। हम्पी की खोज किसने की? जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर ग्रीनलो, कॉलिन मैकेंजी, जे.एफ. फ्लीट। याद रखिएगा हम्पी क्या है? हम्पी आपका विजयनगर की राजधानी। किसकी राजधानी है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है हम्पी। विजयनगर की राजधानी है। इसको खोजने वाले कॉलिन मैकेंजी है, जिनका पूरा नाम है कर्नल। क्या नाम है? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी। आपको तो लिखा ही हुआ है मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी इनका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? जस्ट आपको अभी बताए हैं इससे पहले वाले सवाल में कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी 1330, 1333, 1336, 1353। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी। इन दोनों भाइयों ने मिलकर किया था, हरिहर और बुक्का राय ने नहीं। और इस दोनों ने कहाँ किया था? तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा क्या है? नदी है। तुंगभद्रा नदी के किनारे गुरु विद्याधर सागर के आशीर्वाद से इन्होंने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, जिसकी राजधानी विजयनगर की राजधानी कहाँ है? तो विजयनगर की राजधानी आपका हम्पी में है। विजयनगर की राजधानी। ठीक है, हाँ याद रखिएगा विजयनगर की राजधानी हम्पी में है। और विजयनगर पर कितने वंशों ने शासन किया है? 4 वंशों ने। और विजयनगर का सबसे महान राजा कृष्णदेवराय। क्या नाम है? कृष्णदेवराय। आपको चीज़ें कुछ छूटनी नहीं चाहिए, बस ये याद रखिएगा कृष्णदेवराय है। और सभी राजा अपने आप को क्या मानते थे? सभी राजा अपने आप को राय मानते थे। क्या मानते थे? राय मानते थे। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो सिंधु को लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था। आगे चलते हैं। गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, बाबा फरीद और गुरु तेज बहादुर। तो गुरु नानक ने गुरु अंगद को, किसको? गुरु अंगद को क्या किया था? अपनी मृत्यु से पहले 1539 ईस्वी में अपने प्यारे शिष्य, अपने योग्य शिष्य, सबसे योग्य था। क्या था? सबसे योग्य शिष्य था। योग्य
सबसे योग्य शिष्य, ठीक है ना, सबसे योग्य शिष्य, जिसका नाम था लाहना जी। इनका नाम बदलकर गुरु नानक ने गुरु अंगद रखा। और अंगद का मतलब होता है अपना ही वंश, अपना ही अंश, अपना ही हिस्सा, ठीक है। तो गुरु नानक ये क्या थे? सिख धर्म के पहले, सिख धर्म के, किस धर्म के? सिख धर्म के पहले संस्थापक, समझे, सिख धर्म के संस्थापक है और पहले गुरु है। सिख धर्म के क्या है? ये संस्थापक है, सिख धर्म के संस्थापक है और ये पहले गुरु थे। इन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व क्या किया था? मृत्यु से पूर्व भाई लाहना, क्या नाम है? भाई लाहना, भाई लाहना जी, भाई लाहना जी, भाई लाहना जी का नाम बदलकर गुरु अंगद रखा और इनको अपना क्या किया? उत्तराधिकारी दे दिया। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया? यानी वो भारत में आए तो भारत में ही रह गए, फिर दोबारा गए नहीं। तो कौन है? बर्नियर है, नहीं बर्नियर, टेवर्नियर, मनुची, इब्न बतूता। इनका आंसर होगा मनुची। ये भारत में आए तो भारत में ही रह गए। इनका पूरा नाम आप लोग जान जाइए, निकोली, निकोली नहीं, निकोलो मनुची है, निकोलो मनुची इनका पूरा नाम, निकोलो मनुची है, ठीक है। ये भारत में आए और यहीं पर रह गए। कब आए थे भारत में? तो याद रखिएगा, ये भारत में आए थे 1656 के करीब आए, ठीक है। और उस समय नहीं 1656 नहीं होगा, ये मिस्टेक हो गया, ठीक है, नहीं याद रखिए, निकोलो मानुची है। आगे बढ़ते हैं। 1656 में तो फ्रांसवा बर्नियर है, आ गया। ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? तो ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर के जो लेखक हैं वो रॉबर्टो नोबिली, बारबोसा, टेवर्नियर, फ्रांसिस बर्नियर। याद रखिएगा, ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर जो है उसके लेखक आपके कौन होंगे? ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर के आपके लेखक कहलाएंगे ये फ्रांसवा बर्नियर। क्या नाम है? फ्रांसवा बर्नियर नाम है। और ये भारत में कब आए थे? यही आए थे 1656 में और 1668 में चले गए। उस समय ये आए थे शाहजहां के इलाज के लिए, ये चिकित्सक थे। तो ये उनके इलाज के लिए दारा सिक्को, क्या नाम है? दारा सिक्को, दारा सिक्को जो शाहजहां का बेटा था उन्होंने बुलाया था। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अल बरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी? अरबी, फारसी, उर्दू, हिब्रू। याद रखिएगा, जितने भी बाहरी यात्री हैं मुस्लिम, उन सभी भारत में आए और आने के बाद उन सभी ने भारत में जो किताब लिखी वो सारी किताब लगभग अरबी भाषा में। जितने भी बाहरी यात्री, जैसे इब्न बतूता भी अरबी भाषा में लिखे, ठीक है ना। अल बरूनी के जो किताब का नाम है किताबुल हिंद, या इसको हम लोग कह सकते हैं तहकीक ए हिंद। क्या कह सकते हैं? तहकीक ए हिंद कह सकते हैं। अल बरूनी का किताब को तहकीक ए हिंद। और अल बरूनी कब आया था भारत में? अल बरूनी को भारत में लाया था महमूद गजनवी। आपको पहले सवाल में ये बताए हैं कि महमूद गजनवी ने इसको भारत में लाया था 1017 ईस्वी में, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म नामक स्थान से। कहाँ से? ख्वारिज्म नामक स्थान से, ख्वारिज्म नामक स्थान से भारत में लाया था। और यहाँ पर रहने के बाद उन्होंने किताबुल हिंद, या उस किताब को तहकीक हिंद कहते हैं, जिसकी रचना की अरबी भाषा में। उस समय लाने वाले इनके कौन थे? किसने इनको भारत में लाया?
उनका नाम है भारत में लाने वाला महमूद गजनवी। क्या नाम है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, ठीक है ना? गजनवी नहीं लिखा पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभ देव, अजितनाथ। याद रखिएगा जैन धर्म के सिर्फ ये 24वां पूछा गया है, 24वां तीर्थकर। तो 24वां तीर्थकर जो है वो आपके महावीर स्वामी है। कौन है वो? महावीर स्वामी। 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी। कितना नंबर? 24वां नंबर। और पहला नंबर जो है जैन धर्म के जो गुरु, उनका नाम ऋषभ देव है। क्या नाम है? पहला नंबर का नाम ऋषभ देव है। दूसरा का नंबर का नाम है अजितनाथ, ठीक है ना? तीसरा का नंबर जो है उसका नाम है संभवनाथ। तीसरा वाला का नाम क्या है? संभवनाथ। उसी तरह ये 23वां जो है पार्श्वनाथ है। 23वां गुरु कौन है? 23वां गुरु है पार्श्वनाथ, ठीक है ना? 22वां गुरु है नेमिनाथ, जिसने अष्टनेमी भी कहते हैं। अब महावीर को हम लोग वर्धमान भी कहते हैं। इसके बचपन का नाम वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। वर्धमान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में मिली थी? 42 वर्ष की अवस्था में मिली थी। अगला सवाल, सांची स्तूप की खोज कब हुई? तो सांची स्तूप की खोज 1774, 1784 और 1818 और 1854। तो सांची स्तूप की जो खोज हुई थी वो आपको कब हुई थी? 1818 में हुई थी। कब हुई थी? 1818 में हुई थी। किसने किया था ये भी याद रखिए। जनरल, क्या नाम है उनका? जनरल हेनरी टेलर। जनरल हेनरी टेलर, ठीक है ना? जनरल हेनरी टेलर। जनरल हेनरी टेलर ने सांची की खोज 1818 में की थी। और यह सांची अभी वर्तमान में कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सांची अभी वर्तमान में क्या? सांची अभी वर्तमान में कहाँ है? हम आपको बता देते हैं कि सांची अभी रायसेन जिला में है। कहाँ है? रायसेन जिला में है। और रायसेन जिला कहाँ है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना? ठीक है। जिसकी राजधानी हम सिर्फ बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। इसकी राजधानी भोपाल है। अब आपको बताना है कि यह रायसेन जिला किस राज्य में स्थित है। और याद रखिएगा सांची को बनाने वाला कौन था? अशोक। कौन था? अशोक। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? वैशाली, बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी। याद रखिएगा बुद्ध बोले तो महात्मा बुद्ध। क्या? बुद्ध बोले तो महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ। क्या था बचपन का नाम? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था, ठीक है ना? इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में निरंजना या फल्गु नदी। निरंजना या फल्गु, क्या नाम है? फल्गु नदी। निरंजना या फल्गु नदी के निकट कितनी वर्ष की तपस्या में? 6 वर्ष की तपस्या में 35 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था? 35 वर्ष की अवस्था में। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन। कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन।
छोटा बोर्ड है, समझ में जल्दी भर जाता है। याद रखिएगा, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस पेड़ के नीचे? इनका जो ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के नीचे हुआ था। किस पेड़ के नीचे हुआ था? पीपल। किस पेड़ के नीचे हुआ था? पीपल के नीचे हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। चीनी तीर्थयात्री फाहियान कब भारत आया था? पहली शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो फाहियान नॉलेज ग्रहण करने के लिए भारत में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व आया था। उस समय ये भारत में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे 5वीं शताब्दी में। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और अशोक। तब पुत्री किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनकी माता का नाम, प्रभावती की माता का नाम था रानी कुबेर नागा। क्या नाम है? रानी कुबेर नागा। इनकी भी पुत्री हो जाएगी वो। गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए हमेशा बेहतर से बेहतर सवाल लेकर आता रहूं ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका है, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल क्या था? 275 से 375 ईस्वी, 375 से 415 ईस्वी, 335 से 375 ईस्वी, 235 से 275 ईस्वी। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त साम्राज्य का तीसरा राजा मानेंगे, तीसरा राजा था जो 375 ईस्वी में साम्राज्य पर बैठे, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्या? विक्रमादित्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्या करते हैं? विक्रमादित्य के नाम से 375 से 415 तक इन्होंने क्या किया? साम्राज्य पर। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है ये, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन, कौटिल्य, मेगस्थनीज, समुद्रगुप्त। याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो आपका किसने किया है? हरिसेन ने किया है। किसके लिए? समुद्रगुप्त के लिए। किसके लिए? समुद्रगुप्त के लिए हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया है। इसमें हरिसेन ने इस किताब में समुद्रगुप्त को क्या माना है? ईश्वर माना है। क्या माना है? ईश्वर माना है। कौटिल्य ने क्या किया है? अर्थशास्त्र की रचना। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। अर्थशास्त्र की रचना की है। मेगस्थनीज ने क्या किया है? इंडिका की रचना। किस चीज की? इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? बताइए, समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। सही नहीं दिख रहा है, इसको फिर से आपके लिए लिख देते हैं कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है?
समुद्रगुप्त को नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, या कविराज या भोजराज के नाम से भी समुद्रगुप्त को जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, जस्ट आपको बताएं। अर्थशास्त्र किसने लिखा, अभी जस्ट आपको बताएं कि कौटिल्य, जिसका पूरा नाम है चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त। क्या नाम है, चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त। क्या नाम है, चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त पूरा नाम है। ठीक है, हरिसेन ने क्या लिखा है, जस्ट अभी आपको बताएं। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है, मेगस्थनीज ने इंडिका लिखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका और आज का यह आखिरी सवाल, धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की। तो ये सवाल आपका, इसका ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसार। धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने किया था, जहां धम्म का बात आएगा वहां पर इसका आंसर क्या होगा, अशोक होगा। क्या होगा आंसर, अशोक। तो धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने किया, अशोक ने किया था। अजातशत्रु, अजातशत्रु जो है, इसके बारे में आपको बताना है कि अजातशत्रु किस वंश के राजा थे। ठीक है, हम आपको ऑप्शन देते हैं। हर्यक वंश, ऑप्शन आपको देते हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, क्या हो गया, शिशुनाग वंश, आगे नंद वंश, क्या लिखते हैं, नंद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। ठीक है, नंद वंश, और चौथा ऑप्शन रहेगा मौर्य वंश। क्या रहेगा, मौर्य वंश। आपका मौर्य वंश दूसरे साइड लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं मौर्य वंश। आपको बताना है कि यह किस वंश के क्या थे, राजा थे। कौन, अजातशत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के राजा थे, बिंबिसार हर्यक वंश के राजा थे। आपको बताना है अशोक भी मौर्य वंश के, अशोक मौर्य वंश के, और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के, बिंबिसार हर्यक वंश के थे। किस वंश के, हर्यक वंश के थे बिंबिसार। अब आपको बताना है कि यह जो राजा है अजातशत्रु, ये किस वंश के थे। तो आप अपना जवाब कमेंट में रखिए और बताइए कि आप लोगों ने, कितने विद्यार्थीगण हैं जो एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, और कितने विद्यार्थी ने अपना पूरा वीडियो, ये 40 का 40 वीडियो पूरा देखे हैं। आप कमेंट में जवाब दिए कि मैंने 40 देखा, या अजातशत्रु किस वंश के राजा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक सवाल बच भी गया है, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। बनावली, कालीबंगा, हड़प्पा और सुतुरघई। याद रखिएगा, जितना जूते हुए खेत का जो साक्ष्य है ना, वो आपको बनावली से मिला है। कहाँ से मिला है, बनावली से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। जो बनावली अभी के डेट में कहाँ है, हरियाणा। कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, कालीबंगा, कालीबंगा से क्या मिला है, अग्निकुंड मिला है, ऊँट हाथी के दांत ये मिला है। और हड़प्पा से क्या मिला है, हड़प्पा से बहुत कुछ मिला है, नहीं, ईंट मिला है, अनानागार मिला है, बहुत कुछ मिला है। तो आपको क्या करना है, इन सभी 40 के 40 सवाल को 2-3 बार रिपीटेड करके देख लेना है, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत। आप अपनी तैयारी में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ताकि चीज़ें बेहतर से बेहतर समझ में आए और आपका रिजल्ट बेहतर हो। तो धन्यवाद।